तो डेटा हैंडलिंग सीखेंगे इसके अंदर, डेटा हैंडलिंग कैसे होती है, फिर मॉडल का इस्तेमाल और डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी टुडे लर्न, हमें आज क्या सीखना है इसमें है, आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। सो बड़े हटाते, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, समझते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं समझूंगा कि पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू, अगर आपके पास कोई कंट्रोलर पे डेटा है और उससे आपको व्यू पे ले जाना है, देन व्हाट विल बी द टेक्निक, क्या टेक्निक होगी कि आप अपना डेटा कंट्रोलर से व्यू पे पास कर पाए, ठीक है। क्या टेक्निक होगी कि आप अपना डेटा कंट्रोलर से व्यू पे पास कर पाए। तो टू पास Recording in progress. data from controller to view, we have three techniques. The number one, using the view bag. Number two, using view data. The number three, using मॉडल, ठीक है। समझना, अगर आपको अपना डेटा कंट्रोलर से व्यू पे ले जाना है तो आपके पास क्या टेक्निक होगी, व्यू बैग का इस्तेमाल करो, व्यू डेटा का इस्तेमाल करो, या फिर मॉडल का इस्तेमाल करो, ठीक है। इनमें से कुछ भी। योर प्रोजेक्ट इज दिस सर, एक प्रोजेक्ट आपने बनाया था, शायद अपना एक एसएमएस था कि इन्वेंटरी ऐप था, राइट। सो इन्वेंटरी ऐप पे ओपन करते हैं, जो आपका क्या था, कंसोल एप्लीकेशन था। वेरी गुड। ये प्रोजेक्ट आपका ओपन हो गया। फालतू चीजें सब बंद करते हैं इसमें से। क्लोज ऑल टाइप कर दो, सारे प्रोडक्ट टाइप मैंने क्लोज कर दिए, ठीक है। आपको पता है आपके पास हमने क्या बनाया था, एक कंट्रोलर था होम नाम से, ठीक है। इसके अंदर आपने कुछ एक्शन बनाए थे और उस पर आपने व्यू बनाए थे। अब मान लो यहाँ पर होम पे एक मेरे पास मैसेज है, मतलब मान लो कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है या कुछ भी डेटा है, अब उस डेटा को मुझे व्यू पे पास करना है। लेट्स सपोज स्ट्रिंग एमएसजी नाम का एक प्रॉपर्टी लिया, एंड दिस इज द
वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैसेज आपने लिया, अब इस डाटा को आपको व्यू पे ले जाना है, इस मैसेज को व्यू पे ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे? पहला तरीका आप यूज करेंगे व्यू बैक। क्या यूज करेंगे? व्यू बैक। कैसे इस्तेमाल करना है देखिए, व्यू बैक एक डायनेमिक प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर मैसेज इक्वल टू MSG को असाइन कर दिया, एंड दैट्स इट। अब व्यू बैक में आपने जो भी डेटा स्टोर किया वो रन टाइम आपके व्यू के अंदर, यानी कि इंडेक्स व्यू के अंदर आपको मिल जाएगा। लेट मी प्रिंट द वैल्यू। H2 के अंदर प्रिंट कर लेते हैं इसको, मैसेज ऐड। कैसे प्रिंट करोगे? ऐड डॉट मैसेज। ठीक है, देखो एग्जैक्टली जब आप कभी भी यहाँ पे काम करते हैं व्यू के अंदर, ठीक है, व्यू के अंदर आप जो सिंटैक्स यूज करते हैं इसको बोलते हैं रेजर सिंटैक्स। देखो व्यू के अंदर क्या होता है, HTML यूज होती है और रेजर यूज होती है। रेजर होता है डायनेमिक कोड के लिए, अगर आपको कोई भी डायनेमिक कोड लिखना है तो रेजर सिंटैक्स में लिखेंगे, स्टैटिक लिखना है तो HTML में लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पर डायनेमिक था मेरा व्यू बैक का मैसेज तो डायनेमिक आ रहा है कंट्रोलर से, तो वो हमारा रेजर सिंटैक्स है। रेजर सिंटैक्स हमेशा ऐट साइन से यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। आपके जितने भी रेजर सिंटैक्स होंगे वो सभी के सभी ऐट साइन से स्टार्ट होते हैं, तो आपको हमेशा रेजर सिंटैक्स लिखने के लिए ऐट साइन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, आइए रन करा के देखते हैं कि जो मैसेज हमने कंट्रोलर से पास किया व्यू के लिए, क्या ये व्यू पे हमें रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे पहले रन कराओ और चेक करो, चेक आउट। आउटपुट चेक करते हैं, पता चलेगा क्या हो रहा है। देखिए आपका जो भी मैसेज था, आपने जो पास किया था वो मैसेज यहाँ पर आ गया, यानी आपने सक्सेसफुली कंट्रोलर से डेटा व्यू पे पास कर लिया विद द हेल्प ऑफ व्यू बैक। ओके, ये तो एक सिंपल प्रॉपर्टी थी, सिंपल मैसेज था। बट अगर मान चलो कि आपके पास कुछ यहाँ पर लिस्ट में डेटा होता, लिस्ट में होता या कोई डिफरेंट टाइप का डेटा होता, तो आप कैसे पास करते हो उसे और कैसे यूज करते हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ लिस्ट का डेटा बना के दिखाता हूँ और उसे पास करके दिखाता हूँ। जैसे हमने कहा, मान लो स्टूडेंट्स का मान लो एक रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है, न्यू लिस्ट ऑफ, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आपने लिया। तो आपने यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिया हुआ है और आपने इसमें मान लो कुछ स्ट्रिंग पास कर दिया। जैसे मान लो पास कर दिया मैंने राकेश, अजय, अमित, ठीक है, ये मैंने लिस्ट पास किया। अब इस लिस्ट को मुझे ले जाना है और उसे व्यू पे प्रिंट कराना है, लूप में या एल लिस्ट में या जैसे प्रिंट कराना है। तो इसको कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, ऐसे भी रख लेंगे इसको, व्यू बैक करता है। हमने कहा व्यू बैक डॉट स्टूडेंट्स इक्वल टू स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको भी उसी में रख लिया मैंने। और इसे जब भी, चूंकि ये जब यहाँ पर एक्सेस होगा तो आपका क्या होगा, ये
लिस्ट ऑफ आइटम है तो इसमें आपको एक्सेस करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, मान लो OL ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, तो एक लूप चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? ऐड फॉर ईच चलाएंगे। ठीक है, वायर स्टूडेंट इन ऐड व्यू बैग डॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर आप li लेंगे, li लेकर ऐड स्टूडेंट को क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे। किसी को भी ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो पूछ लेगा। ठीक है, लूप चला किस तरह से प्रिंट करा देंगे। सो लेट मी रीरन दिस प्रोजेक्ट एंड चेक द आउटपुट कि हमारा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आता है या नहीं आता है। देखिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जो भी था ये आपका लिस्ट में OL और LI के अंदर क्या हुआ? प्रिंट हो गया। ठीक है, तो कितना आसान है। चाहे आपके पास कोई सिंपल मैसेज है या कोई लिस्ट ऑफ डाटा है, तो आप व्यू बैक के थ्रू पास कर सकते हो और उसे व्यू पे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया व्यू बैक के साथ काम करना। सेम चीज अगर आप व्यू डाटा के साथ करना चाहते हो, वेलकम है, उसके साथ भी ऐसे ही किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो सेम मैसेज को मुझे व्यू डाटा से पास करना होता है, तो मैं क्या, यहाँ पर मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ व्यू बैक वाले पोर्शन को, और इसी काम को मैं व्यू डाटा से करना चाहता हूँ। सिंपल मैसेज पास करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर व्यू बैक की जगह पर यूज किया क्या? व्यू बैक की जगह क्या यूज किया मैंने? व्यू डाटा। और सिंपली यहाँ पर मैंने यूज कर लिया व्यू डाटा को, जो भी नाम देना चाहो, मान लो मैसेज, सेम प्रॉपर्टी मैंने दिया, व्यू डाटा यूज किया। ठीक है, और इधर क्या करेंगे? इधर भी कमेंट कर देंगे पहले इस चीज को, और इधर क्या करेंगे? मैसेज के लिए व्यू डाटा इस्तेमाल करेंगे। सो लेट मी कॉपी दिस लाइन, पेस्ट हियर। अब व्यू बैक की जगह क्या यूज करेंगे आप? डाटा ऑफ मैसेज, जैसे वहां पर आपने उसको पास किया। ठीक है, तो व्यू डाटा में मैसेज जो भी था आपका, यहाँ पर व्यू डाटा का भी मिलना चाहिए। जैसे व्यू बैग आपका मिला, वैसे व्यू डाटा भी मिलना चाहिए। देखिए, सेम मैसेज आपको मिल रहा है सेम तरीके से व्यू डाटा के, इधर व्यू बैग इधर व्यू डाटा, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर व्यू डाटा को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और व्यू बैग को डॉट करके लिखेंगे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि व्यू बैग जो है वो प्रॉपर्टी होता है, उसके साथ मैसेज, और व्यू डाटा जो होता है इसके अंदर इंडेक्सर होता है। वो इंडेक्सर है तो इंडेक्सर पास करना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे एरे का आप इंडेक्स पास करते हैं, वैसे की पास करते हैं इसमें। ओके सर। सेम अगर आपने यहाँ पर क्या किया होता, मान लो लिस्ट में बनाया होता डाटा, अगर आपके पास लिस्ट डाटा होता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, चीज वो है कि अगर आप लिस्ट डाटा कभी भी देखेंगे, अगर मैं इसको मान लो व्यू डाटा से पास करता, और मैंने यहां पर दिया मान लो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर मैंने इस तरह से पास किया होता है इसको, सपोज, ठीक है, अगर मैं इस तरह के पास करता हूं इसको, तो ये एग्जैक्टली वही हो गया। लेकिन अगर आप व्यू डाटा को देखेंगे तो व्यू डाटा आपको एक तरह का क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर मैं व्यू डाटा पे राइट क्लिक करूं और इसकी डेफिनेशन पे आपको ले जाऊं, तो आप देखिए ये इंटरनली क्या है? व्यू डाटा एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी किस फॉर्म में डील होता है? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डील होता है। सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे आपको लेके जाऊं, तो आप देखेंगे ये क्या है? क्लास है। ठीक है, और इसका टाइप क्या दिखा रहा है? ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग मतलब की तो स्ट्रिंग हमेशा होगी इसकी, लेकिन जो वैल्यू होगी वो किस फॉर्मेट में होगी? ऑब्जेक्ट फॉर्म। मतलब व्यू डाटा आपका जो वैल्यू स्टोर करता है वो किस फॉर्मेट में रखता है? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रखता है। वैल्यू को हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखता है, ऑब्जेक्ट में स्टोर करता है। क्लियर है? ये होता है व्यू डाटा का
प्रॉपर्टी। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, चलो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने इधर लूप चला के व्यू डेटा बैक को प्रिंट कराया था, सेम मैं व्यू बैक को भी प्रिंट कराना चाहूंगा। मेरा व्यू डेटा से भी जो डेटा आ रहा है, व्यू बैक कराया तो व्यू डेटा भी करा के देखते हैं। तो यहाँ पर आप व्यू बैक की बजाय क्या करेंगे, ऐसे एक्सेस करेंगे। देखो ये व्यू बैक डाटा है, ऐसे देंगे व्यू डाटा ऑफ स्टूडेंट्स और स्टूडेंट। अब अगर मैं यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट प्रिंट कराऊं तो चलेगा, बट देखो यहाँ एक एरर आ जाएगी, द सेम एरर सेज पार्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है भाई कि आप जो डेटा एक्सेस कर रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट पे कभी भी आप लूप नहीं चला सकते हो। लूप जो चलता है वो जेनेरिक टाइप पे चलता है, टाइप पे चलता है, इनमरेबल टाइप पे चलता है। आपका जो है यहाँ पर ये व्यू डाटा एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट लूप आपका नहीं चलेगा, आप नहीं चला सकते, क्योंकि वो रेफरेंस टाइप का है ना। तो रेफरेंस टाइप का लूप कब से चलने लगेगा, नहीं चल पाएगा। तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करने पड़ेगा। इसको मुझे क्या करना पड़ता है, टाइप कास्टिंग करने पड़ेगा। अगर आप व्यू बाय यानी ऑब्जेक्ट टर्म में डील करेंगे तो आपका टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। व्यू डाटा में ऐसे होता है, व्यू बैग में ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो डायनेमिक है। ये डायनेमिक नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डील करता है, तो आपका इसका कन्वर्जन करना पड़ता है। कैसे, बहुत आसान होगा। अब क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में करना है, करना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। आपने क्या कर दिया कि आपका जो भी व्यू डाटा से डेटा आ रहा था उसको आपने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। Now error has been fixed। अब चलाएंगे कोड तो आपका चल जाएगा। देखिए आउटपुट आपका स्टिल सेम है और वर्किंग है। तो अभी आपने यहाँ पर दो चीजें सीख ली कि अगर हमें डाटा पास करना है व्यू बैक से या व्यू डाटा से, तो उसको क्या दोनों सीखा। अब आपको सीखना होगा मॉडल से। अगर आपके पास कोई मॉडल है और मॉडल का डेटा पास करना है तो कैसे पास करेंगे और उसे कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आओ मॉडल का डेटा पास करते हैं और उसे सीखते हैं कैसे हैंडल करना है। देखो मॉडल का डेटा पास करने के लिए पहले हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई कस्टमर का मॉडल बनाते हैं, एक क्लास बनाया, कस्टमर मॉडल का मतलब क्लास होगी आपकी। तो आपने एक बनाया मान लो मॉडल, जिसका नाम रखा आपने कस्टमर, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर मान लो दो प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉप स्ट्रिंग, एक बना दिया नेम, फिर आपने बनाया मान लो प्रॉप स्ट्रिंग एड्रेस। नेम और एड्रेस का दो आपने क्या बनाया, फील्ड बनाया। ठीक है, आपने मान लो किसी कस्टमर का कुछ कस्टमर का डेटा सेट किया और आपको उसे पास करना है। तो चलो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको भी कमेंट कर देता हूं। अब हम केवल और केवल मॉडल को डील करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग मान लो उस मॉडल में कुछ डाटा मतलब लिस्ट ऑफ कस्टमर बना लेते हैं। यू नो सिंपल क्या करना होता है, सबसे पहले आपको नेम स्पेस इंपोर्ट कर लेना है उसका मॉडल का, क्योंकि वो फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है ना मॉडल्स के अंदर। तो क्या करेंगे, यूजिंग इन्वेंटरी एप्लीकेशन जो भी आपका है डॉट मॉडल्स, मॉडल से आपका आ रहा है तो आपने इंपोर्ट कर लिया। फिर आपने कहा यहाँ पर चलो लिस्ट ऑफ कस्टमर बनाते हैं। लिस्ट ऑफ कस्टमर, सिंपली आप क्या पट्टी दे दो यहाँ पर, कस्टमर्स इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ कस्टमर। और मैं यहाँ पर कुछ कस्टमर का डेटा मान लो 3-4 कस्टमर का डेटा सेट करते हैं। कस्टमर सबसे पहले नेम देंगे, मैं यहाँ पर दिया मान लो अजय कुमार। एड्रेस मान लो दिया मैंने यहाँ पर न्यू दिल्ली। एक डेटा सेट किया आपने। सिमिलरली मैं यहाँ पर 3-4-5 सेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपने कुछ और सेट कर दिया मान लो। तो मैंने कुछ यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, डाटा हो गया। इस डाटा को मुझे अपने व्यू पे पास करना, मतलब एक मॉडल का डाटा हो गया क्लास मॉडल का, अब इसे मुझे पास करना है अपने व्यू पे। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, कुछ करना है नहीं, कस्टमर को उठाइए यानी ऑब्जेक्ट उठाइए
व्यू फंक्शन के अंदर पास कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अब ये हो गया व्यू पे पास, यानी ये डाटा आपका जो होगा व्यू पे चला जाएगा और व्यू क्या करेगा, एक मॉडल नाम का प्रॉपर्टी बनाएगा और वहां पर डाटा आपका स्टोर कर लेगा। मतलब व्यू आपका एक मॉडल नाम का प्रॉपर्टी बनाएगा, वहां डाटा स्टोर कर लेगा। लेकिन आपको हमेशा रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, तो आपको रेफरेंस पास करते हैं यहाँ पर ऐसे, जैसे कंट्रोलर के अंदर हम कैसे करते हैं, यूजिंग करते हैं रेफरेंस देने के लिए। यहाँ पर मॉडल का रेफरेंस ऐसे देंगे, मॉडल, ठीक है, मॉडल आई इनमरेबल, ठीक है, क्योंकि वो लिस्ट होगी। उसके बाद आप देंगे यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम, इन्वेंटरी एप्लीकेशन जो भी अपने पास है, डॉट मॉडल्स डॉट कस्टमर, ये आपका होगा। यानी कि ये जो भी कस्टमर होगा इसको क्या करेगा, आई इनमरेबल में कन्वर्ट कर लेगा मॉडल, ठीक है। अब मैं टेबल में से प्रिंट कराऊंगा, तो मैं टेबल बनाता हूँ, TR बनाता हूँ और TH, एक तो मैं बनाऊंगा TH, मान लो ID का तो है नहीं, नेम बनाऊंगा TH में, एक TH बनाऊंगा मैं उसका एड्रेस का, ठीक है। और क्लास आप दे सकते हैं यहाँ पर, मान लो अब मैं लूप चलाऊंगा, फॉर ईच वेयर, मान लो CUST इन मॉडल, कहां से डेटा आएगा, मॉडल से आएगा। मॉडल डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के अंदर पहले से पास की है, जो आप डाटा वहां पर पास करेंगे वो ऑटोमेटिक आपका मॉडल में आकर क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, स्टोर कर लेगा और फिर आप उसके डेटा को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं TD लगाऊंगा और यहाँ पर कैसे एक्सेस करूंगा, TD आई मीन कस्टमर डॉट नेम इनविजिबल हो गया। सिमिलरली आपको एड्रेस एक्सेस करना है तो कस्ट डॉट एड्रेस, आपने डेटा गेट किया मॉडल से। रियल टाइम में मॉडल का सिनेरियो सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेटाबेस से डेटा वगैरह रीड करेंगे, जबकि हम ऐसे ही पास करके सीखेंगे और यूज करेंगे। अब इसे रन करके चेक करते हैं कि क्या डेटा मिलता है या नहीं। आप देख सकते हैं आपका जो भी डेटा था मॉडल में, वो टेबल के फॉर्मेट में पूरा डेटा आपका यहाँ पे आ चुका है। सो दिस इज द टेक्निक टू पास द डाटा फ्रॉम द कंट्रोलर टू व्यू विद द हेल्प ऑफ मॉडल। मॉडल के थ्रू अगर आपको डेटा पास करना है तो आपका ये टेक्निक, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है, कोई चीज ना समझ में आ रही हो, एनीवन, एनी कंफ्यूजन? किस तरीके से डेटा पास करना है? अगर नहीं तो आगे चलते हैं। देखो एग्जैक्टली अभी आपने जो सीख लिया वो ये सीख लिया कि आपको डेटा कैसे पास करना है, ठीक है। डेटा पासिंग आपने सीख लिया और आपने सिंपल स्टैटिक पेजेस बनाने भी MVC में सीख लिए, ठीक है। और आपने व्यू बनाना सीख लिया, आपने डेटा पास करना सीख लिया, कंट्रोलर बनाना सीख लिया, ये चीजें आपने सीख ली, ठीक है। MVC में जब भी आप काम करते हैं तो आपको पता है कि मैंने लाइफ साइकिल आपको बताया, तो राउट काम करता है, हमेशा राउटिंग कॉन्फ़िगर होती है। और राउटिंग का मतलब क्या होता है, पाथ। पाथ मतलब किस तरीके से आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, किस तरह से आपका रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगा, पहले किस कंट्रोलर पे जाएगा, किस एक्शन पे जाएगा, ये उसका राउट डिफाइन करता है। सो यू नो दैट कि starter.cs के अंदर आपका जितना भी राउट होता है वो पहले से क्या होता है, कॉन्फ़िगर्ड होता है। राउट आपका जो होता है वो starter.cs के अंदर पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड होता है, आप उसी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। So that's very small and important point.
तो एग्जैक्टली ये तो चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि डेटाबेस, अब भाई अगर मुझे मान लो, ये तो मैंने बेसिक कर लिया, अपना ओवरव्यू समझ लिया, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, डेटाबेस कनेक्ट करना है, और जो भी कम्युनिकेशन करना है वो मुझे डेटाबेस से करना है, यानी कि डेटाबेस से डेटा कम्युनिकेट करना सीखना है, डेटाबेस से डेटा लेना है, डेटा भेजना है, वट जो भी करना है वो डेटाबेस से करना है, मतलब डायनेमिक टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको सीखनी है इसमें होगी, कि आपने जैसे एसपी के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखी थी, वैसे आप इसके अंदर भी डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखेंगे, कैसे हम डेटाबेस को कनेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज है कि आप जब भी आप एमवीसी के अंदर काम करते हैं तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के हमेशा आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर यूजिंग ADO.NET, या तो आप ADO.NET का यूज करो जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक है, ठीक है, या आप यूज कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क, या यूज कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क एमवीसी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है और ये नया है, ठीक है, ये नया है, जो लिंक्यू के साथ आपको मिलकर काम करता है, लिंक्यू के साथ मिलकर एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करता है। अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो मोस्टली आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये खुद ब खुद एसक्यूएल क्वेरी वगैरह जनरेट कर देता है। ठीक है, लिंक यू क्या है? लिंक्यू क्या है, एक इसको बोलते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। ठीक है, तो एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट ने एक लैंग्वेज बनाई है जो क्या काम करता है, जो एसक्यूएल क्वेरी को जनरेट करता है, जो एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इस लैंग्वेज की मदद से इतना कर दिया कि आपको एसक्यूएल क्वेरी भी नहीं लिखनी पड़ेगी, ये अपने आप एसक्यूएल क्वेरी को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अगर आप लिंक्यू फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके सिंटैक्स का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं वो जनरेट हो जाएंगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। तो वो हेल्पफुल ज्यादा है, मतलब एक तरह से बोलो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीका हो गया कि आप बिना एसक्यूएल क्वेरी लिखे हुए एसक्यूएल क्वेरी जनरेट कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। लिंक्यू हमारा जो होता है कई चीजों के साथ काम करता है, तो एमवीसी में हमारा लिंक्यू सपोर्ट करता है, हम इसके साथ लिंक्यू के साथ काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम आने वाले सेशन में यूज करेंगे और देखेंगे कैसे यूज करते हैं और समझेंगे भी उसे। ठीक है, ये केबल आ गया, एक सेकंड आप लोग होल्ड करिएगा, मुझे पासवर्ड सेट करना है।
हाँ जी, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, क्या बात हो रही थी हमारी? एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट करना। कनेक्टिविटी के बारे में बताना था ना सर। कनेक्टिविटी के बारे में तो भाई देखो, हमारे पास मैंने बताया 2 ऑप्शन है। तो आप आइदर ADO.NET यूज करो। ADO.NEट से आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना लगभग पता है, थोड़ा सा आइडिया मैं दूंगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। और एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू अगर करना है तो उसका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है और स्टेप्स चेंज होते हैं, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क में हम लोग एडीओ की तरह इतना कोड नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक सारी चीजें, क्वेरी वगैरह सब कुछ खुद जनरेट करता है, ठीक है। तो पहले एंटिटी फ्रेमवर्क समझेंगे, कनेक्ट करना, उसके साथ डील करना सीख लेते हैं, फिर एडीओ के साथ। देखो बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ना, अगर कभी भी आप देखोगे तो हमेशा ADO.NET यूज होता है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, हमेशा ट्रेडिशनल टेक्निक को प्रेफर करते हैं। जो ट्रेडिशनल टेक्निक होता है उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। छोटे प्रोजेक्ट में लोग क्या करते हैं, डेवलपर कुछ भी यूज कर लेते हैं, चाहे वो एंटिटी लगा दें, कुछ भी लगा देते हैं अपने हिसाब से, तो चल जाता है। बट बड़ा प्रोजेक्ट हमेशा ध्यान रखना कि ADO.NET ही प्रेफर करता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है और वो सुपर है, सबसे बेस्ट वे है। तो हमेशा हम उसे ही प्रेफर करते हैं, जो ट्रेडिशनल टेक्निक होता है, जो ट्रेडिशनल वे होता है, ठीक है। तो फिर भी एंटिटी फ्रेमवर्क सीखना है हमें, पहले सीख लेते हैं कैसे होता है, बाद में यूज करने की बात अलग है। वर्किंग विथ एंटिटी। अगर मैं एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ या समझना चाहें, तो गो विथ गूगल एंड जस्ट टू बी सर्च द एंटिटी फ्रेमवर्क। देखो एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करोगे कोर के अंदर, तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या यूज करोगे आप? कोर, ठीक है। तो देखो एंटिटी फ्रेमवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है entityframeworktutorial.net। आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाइए बेसिकली, और एक EF कोर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है, ये आपको यूज करना है। .NET कोर के अंदर रहेंगे तो ये यूज करना होगा, और अगर .NET में जाइए तो EF बेसिक्स पे चले जा सकते हैं आप, या फिर EF DB फर्स्ट कोड फर्स्ट पे जाइए, ठीक है। तो कोर पे जरा समझिए, कोर पे ये क्या है एग्जैक्टली। देखो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इज द न्यू वर्जन ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क आफ्टर एंटिटी फ्रेमवर्क 6X. It is an open source, lightweight, extensible and cross-platform version of Entity Framework that access technology, data access technology. मतलब ये एक तरह से data access technology है। Entity Framework is an object relational mapping (ORM) framework. It is an enhancement of ADO.NET that gives developers to automate mechanism for accessing and storing the data in the database. तो अगर आप इस 2 लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है कि ये क्या है, कि ये एक तरह का ADO.NET का एनहांसमेंट है, जो आपको ऑटोमेटिक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि आप डेटा को एक्सेस कर सको और उसको आप डेटाबेस में स्टोर कर सको, ठीक है। Entity Framework Core is intended to be used .NET Core application. However, it can be used with standard 4.5 framework based application. मतलब .NET में जो भी 4.5 बेस्ड फ्रेमवर्क है उनके अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये एग्जैक्टली यूज कहाँ कर सकते हो? ASP.NET को आप यूज कर सकते हो वेब एप्लीकेशन में, API में, कंसोल में, ठीक है। 4.5 में आप यूज कर सकते हैं इसको कंसोल में, विंडोज में, WPF ASP में, ठीक है। और ये बाकी डिवाइस, IoT, मोबाइल, PC, Xbox, मोबाइल एप्लीकेशन, iOS, ये सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बहुत एक्सटेंसिबल है, तो आप इसको आप कहीं भी अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके देखेंगे तो बहुत सारे वर्जन हैं, टाइम बाय टाइम इसके बहुत सारे वर्जन आए हुए हैं, रिलीज हुए हैं, जो आपको टाइम बाय टाइम मिलते हैं, ठीक है। इसमें अप्रोच होते हैं, इसमें आप इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास टेबल है, एंटिटी फ्रेमवर्क होता है। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है, आपके टेबल का कॉन्टेक्स्ट बना देगा, कॉन्टेक्स्ट बना करके एंटिटी मैप करके दे देगा। आप उसके थ्रू क्या करिए, अपना डेटा सेट करिए, गेट करिए, जो करना है वो करिए, ठीक है। इसमें आपको अप्रोच मिलता है, डोमेन क्लासेस होंगी, एंटिटी फ्रेमवर्क होगा, और आपको टेबल से क्या करेगा, अप्रोच मिलते हैं। देखो इसमें 2 अप्रोच मेनली होंगे, एक होता है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच और एक होता है कोड फर्स्ट अप्रोच। देयर इज 2 अप्रोच मेनली, कोड फर्स्ट अप्रोच और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। देयर इज 2 अप्रोच। आप इसमें से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो एज पर योर चॉइस, जैसी आपकी जरूरत होगी वैसा आप इसमें से अप्रोच यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको कौन सा अप्रोच यूज करना है,
आपको डिसाइड करना होगा। बट इसमें कोड फर्स्ट अप्रोच का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, कोड लिखेंगे, बैकएंड में हमारा हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में जो है, अगर हम लोग कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम कोड लिखेंगे, डेटाबेस हमारा अपने आप जनरेट होगा, टेबल हमारी अपने आप जनरेट होंगी, डेटाबेस ऑब्जेक्ट अपने आप जनरेट हो जाएंगे। और अगर हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में काम करते हैं तो हमारे पास डेटाबेस पहले से है, हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट क्लासेस वगैरह जो होता है, जो डेटाबेस जो कोड लेवल होता है, वो कोड अपने आप जनरेट कर देगा। मतलब इसमें क्या होता है ना, एक पार्ट पे आपको काम करना है अप्रोच के हिसाब से, दूसरा पार्ट अपने आप काम करेगा, दूसरा आप अपने आप जनरेट कर लेगा। ठीक है, ये इतना स्मार्ट फ्रेमवर्क है कि आपको एक पार्ट पे काम करना है, दूसरा पार्ट अपने आप जनरेट हो जाएगा। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करते हो, डेटाबेस पे काम करो, बाकी कोड आपका जनरेट हो जाएगा। कोड फर्स्ट पे काम करे, कोड जनरेट करो, डेटाबेस अपने आप जनरेट हो जाएगा, अपने आप बना लेगा वो। ठीक है, ये इसका अपना बेनिफिट होता है। तो इसमें हम लोग प्रोसेस फॉलो क्या करते हैं, इसके अंदर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, क्वेरी करते हैं, चेंजेस करते हैं, सेव करते हैं और माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है इसके अंदर। तो चलो इस पे कुछ करके देखेंगे, बाकी इसके अंदर अब बहुत सारा स्टोरी है, आप लोग पढ़ने का प्रयास करना। ठीक है, तो करते हैं कुछ है, समझते हैं और हैंडल करके देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लो आपको इसमें और काम करना है, जैसे मान लो अब मुझे ये भी यही एग्जांपल था, अब मुझे क्या करना है, सपोज करो मुझे एक मॉडल बनाना है और एक अब कंट्रोलर अलग बनाएंगे हम लोग, इस कंट्रोलर पे काम नहीं करेंगे, एक नया कंट्रोलर बना लेते हैं। ठीक है, एक कंट्रोलर बना लेते हैं। सो लेट मी ऐड द कंट्रोलर, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, and this controller is the empty controller, so should be added the empty controller। एग्जैक्टली कंट्रोलर ऐसे नहीं ऐड करना है, ये कंट्रोलर मत ऐड करिएगा, एम्प्टी सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, कंट्रोलर एम्प्टी और ऐड करिए। कंट्रोलर का नाम दीजिए, क्या नाम देना है आपको, मैं यहाँ पर दूंगा नाम एम्प्लॉइज। ठीक है, और कंट्रोलर से 1 हटा देना है, एम्प्लॉइज कंट्रोलर, इतना ही नाम रहना चाहिए, ध्यान रखें। ठीक है, सो लेट मी ऐड दिस। तो मैंने इसको क्या किया, ऐड कर लिया, कंट्रोलर ऐड हो गया। अब मैं बनाऊंगा सबसे पहले तो मॉडल, व्यू वगैरह बना लेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले आप बनाइए मॉडल। मॉडल में चलिए एक मॉडल ऐड करिए,
क्लास। एंटिटी फ्रेमवर्क कनेक्ट कराने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना। एम्प्लॉइज नाम का आपने क्या किया, एक मॉडल ऐड किया, ठीक है, या एम्प्लॉय नाम का ऐड किया, एम्प्लॉइज नहीं एम्प्लॉय ऐड किया, ठीक है। और आपने इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी बना लिया, प्रॉपर्टी लाइक आईडी, प्रॉपर्टी लाइक नेम, प्रॉपर्टी लाइक email, property like एड्रेस, ठीक है। ये मैंने 3-4 प्रॉपर्टी कुछ ऐड कर दिया, ये मैंने प्रॉपर्टी क्या किया इसके अंदर ऐड कर दिया। एम्प्लॉय रखो, जो एम्प्लॉय क्लास का नाम रखा था, तो हमने ये प्रॉपर्टी ऐड कर दी इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगा, आप सबसे पहले आपको ये क्लास बनानी होगी डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो आपके डेटाबेस का सेटअप करेगा, कनेक्शन का सब सेटअप करेगा। इसका हम नाम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो वैसे, बट मैं इसका नाम देता हूं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम की आपने एक क्या दिया। Recording in progress. फिर आप क्या करेंगे, एक क्लास इनहेरिट करेंगे जिसका नाम होगा डीबी कॉन्टेक्स्ट। अबे डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास कहां से मिलेगी, कंट्रोल डॉट करेंगे। ये क्लास देखो एग्जैक्टली होती नहीं है, इस क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब ये क्लास आपको कहां मिलेगी, जब आप अपना क्या करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे। अगर आप इंस्टॉल करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क, देखो यहाँ पर आगे इंस्टॉल पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क, तो इंस्टॉल करेंगे पहले हम लोग, तभी ये चीज आपको मिलेगी, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले आप इसको हटा दो, छोड़ दो इसको। अब पहले जाओ अपना टूल्स में, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में, न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। अब पहले ये आपका फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा। ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पे सर्च मार लेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, सर्च कर लेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क। देखो यहाँ पर आपके पास आ गया एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। इसमें 3 पैकेज इंस्टॉल करने हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, ठीक है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ध्यान रखना एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का आपको सिलेक्ट करना है कोई भी ओल्ड वर्जन। जैसे ये लेटेस्ट है तो ये तो हम .NET कोर के अंदर आई मीन MVC 6 वगैरह के अंदर यूज करते हैं, आई मीन उसके ऊपर वाले वर्जन जो आपके हैं स्टूडियो 2022 वगैरह साथ यूज होते हैं। इसमें से हम लोग थोड़े से पुराने वर्जन पे जाएंगे, दैट्स मे बी 5.0.7 ले लेता हूं मैं, ठीक है। इंस्टॉल करते हैं, ओके करते हैं। पैकेज ध्यान रखना क्या क्या इंस्टॉल करना है आपको। सबसे पहले आपने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉल कर दिया, 5.0.7 वर्जन उसका, ठीक है। सेकंड आपको क्या इंस्टॉल करना है इसमें, सेकंड आप आएंगे इधर देखेंगे आपके पास एक होता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर, आप ये चूज करेंगे। और इसमें जो वर्जन आपको सेलेक्ट करना होगा, ध्यान रहे आपका वो 5.0.7 जगह पे 6 करेंगे, एक बिलो वर्जन, मतलब जो भी करंट वर्जन आपका होगा ना उसे एक बिलो लेना है, जो भी एंटिटी फ्रेमवर्क आपने वर्जन इंस्टॉल किया होगा। तो सेकंड पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, इसमें ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट ये भी इंस्टॉल हो गया। तीसरा आपको क्या करना है, टूल, इसके नीचे देखोगे टूल होगा ये भी सेम उसी तरह से उसका एक वर्जन नीचे जो भी करंट होगा उससे मतलब नहीं मुझे है, 5.0.6 तो 5.0.5 इंस्टॉल कर लो। वर्जन का इसमें चक्कर होता है, अगर ऊपर नीचे करोगे दिक्कत आ जाएगी, ध्यान रखना। नाउ आपका एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट पैकेज इसके इंस्टॉल हो गए हैं। अब आपको इस पे काम करना है।
सो लेट्स, ये कंप्लीट हो रहा है। सो वंस ये कंप्लीट होता है, इसके बाद डन है। इंस्टॉलेशन डन हो गया, फाइन। अब क्या करेंगे, इसके बंद कर देंगे। अब वही आएंगे यहाँ पर और डीबी कॉन्टेक्स्ट को क्या करेंगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे इनहेरिट करेंगे। अब ये डीबी कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली होता कहाँ है, इसके लिए नेम स्पेस आपको लेना पड़ेगा यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। ठीक है, इस नेम स्पेस के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो आपने कर लिया इसको। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इस क्लास का एक होता है बेस कंस्ट्रक्टर, आपको उसे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और आप इसमें चलाएंगे क्या, बेस। ऐसे बेस में पास क्या करना है, तो अगर आप इसकी बेस क्लास पे जाएंगे, किसकी, डीबी कॉन्टेक्स्ट की बेस क्लास पे, गो टू डेफिनेशन करेंगे, इसमें आप देखेंगे इसका एक कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर होगा, क्या एक्सेप्ट कर रहा है वो, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट कर रहा है। क्या ले रहा है ये, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, और इस ऑप्शन को आपको प्रोवाइड करना होगा। तो क्या करना है आपको, कुछ करना है नहीं, इट्स वेरी सिंपल। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन, टाइप ऑफ क्या रहेगा ये, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शंस ऐसे देना होगा, और ये ऑप्शंस आपको बेस में प्रोवाइड कर देना। बस ये क्या कर दिया आपने, यहाँ से आपका जो कनेक्शन ऑप्शन है वो आपको आपने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया है। अब इसका ब्यूटी क्या होगा मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको डीबी सेट बनाना होगा, पब्लिक डीबी सेट, और अपना जो भी मॉडल आपने बनाया उसका प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी दे सकते हो, गेट सेट मतलब रीड राइट का अलाउ, भैया इसमें रीड राइट हो सकता है। तो आपने जो क्लास बनाया, ये क्लास आपके डेटाबेस में क्या बनेगा, टेबल बनेगा, और उस टेबल को हैंडल करने के लिए ये प्रॉपर्टी होगी एम्प्लॉइज, यानी इस प्रॉपर्टी की मदद से हम अपने टेबल में डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो भी करना चाहेंगे इसी की मदद से करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें करने वाले ये हैं कि अब हम चलेंगे इसका कनेक्शन सेटअप करेंगे। ये हमने सेकंड स्टेप पे अपना डीबी कॉन्टेक्ट सेटअप कर लिया है। अब क्या करना है आपको चलना है अपने startup.cs के अंदर, और यहाँ पर जहां पर सर्विसेज होती हैं यहाँ पर आपको यूज करना होगा डीबी कॉन्टेक्ट। क्या करेंगे, सर्विसेज डॉट हाइड डीबी कॉन्टेक्ट का एक ऑप्शन होगा, आप देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको पास करना होगा अपनी क्लास का नाम, जैसे कि क्या है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसका नेम स्पेस ऐड कर लेना, मॉडल से आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर आपको चलाना होगा एक कॉलबैक फंक्शन। क्या चलाएंगे, कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप चलाएंगे ऐसे ही ऑप्शंस, ऐसे यहाँ पर ऑप्शंस, एंड देन ऑप्शंस डॉट, यहाँ पर एक फंक्शन मिलेगा आपको यूज एसक्यूएल सर्वर। अब ये यूज एसक्यूएल सर्वर कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको एक नेम स्पेस ऐड कर लेना है, यूजिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। और इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक फंक्शन आपको दिख गया यूज एसक्यूएल सर्वर। अब यूज एसक्यूएल सर्वर में क्या करना होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना होगा। इसको क्या पास चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। अगर आप इस यूज एसक्यूएल सर्वर फंक्शन को देखेंगे तो क्या डिमांड करेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग डिमांड करता है। यू कैन पास द कनेक्शन स्ट्रिंग हियर। ठीक है, तो कहाँ से पास करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग हम सेटअप करते हैं appsetting.json के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज डॉट सर्विसेज दिस शुड बी द आई कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमें एक आई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा, जिससे हम appsetting.json के अंदर कुछ भी कनेक्शन बनाएंगे तो उसे रीड करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इस काम को थोड़ा सा मैं होल्ड करूंगा अभी, कि अभी मैं कनेक्शन यहाँ पर तैयार करूंगा। ठीक है, तो कनेक्शन यहाँ पर कैसे तैयार करना है, सिंपली जाना है, लिखना क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर कनेक्शन का नाम दे दो। यहाँ पर मान लो मैंने दिया डिफॉल्ट, और उसके बाद कनेक्शन का पाथ यहाँ पास करेंगे। तो कनेक्शन का पाथ आपको कहाँ से मिलता है, एज यू नो सर्वर का पाथ आपको इधर से मिलता है।
तो मैं एक ब्लैंक डेटाबेस बनाकर उसका पाथ यहाँ पास कर दूंगा। सो गो हियर, डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस पे। सर्वर का नाम आप यहाँ से चूज कर लो, आपका डेटाबेस सर्वर का नाम क्या है, नहीं तो आप अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन करके यहाँ से दे सकते हो। तो मेरे पास ये है मेरा डेटाबेस सर्वर का नाम। डेटाबेस का नाम इसमें कुछ पास कर देते हैं हम लोग। मैंने मान लो पास कर दिया यहाँ पर और डीबी सेटअप, चलो मैं कोड डीबी सेटअप नाम से बना देता हूँ। ओके, अगर सर्वर मेरा रनिंग होगा तो एक ब्लैंक डेटाबेस यहाँ से बन जाएगा और वो रेडी हो जाएगा। देखो यहाँ पर कोड डीबी सेटअप नाम का एक डेटाबेस बन गया। इस पे राइट क्लिक करो, आप प्रॉपर्टी पे जाओ और इसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग होता है कंट्रोल ए कंट्रोल सी मारो और ला कर उसे यहाँ पर क्या करो, पेस्ट कर दो। कनेक्शन आपका क्या हो गया है, रेडी हो चुका है। यहाँ पर इसका नाम क्या है, डिफॉल्ट। अब इस डिफॉल्ट कनेक्शन को मुझे रीड करना है और यहाँ पर लाकर प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसका तरीका क्या होगा, पब्लिक startup. Now you can pass the I configuration. You just use the I configuration नाम का एक सर्विस है, इसका इस्तेमाल करना है। ये आपका इस नेम स्पेस में होगा, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन डॉट कॉन्फ़िगरेशन में आपको एग्जिस्ट करता है। इसका मैंने क्या बनाया, कॉन्फ़िगरेशन, और सिंपल होगा आई कॉन्फ़िगरेशन टाइप का एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, मान लो लिया कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर मैंने क्या बोला, कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन सी कैपिटल वाला डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, एंड द कनेक्शन स्ट्रिंग नेम शुड बी व्हाट, शुड बी द डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ मास्क। कनेक्शन आपका रेडी हो गया है यहाँ पे और वर्किंग में आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि आपने जो डेटाबेस अभी बनाया था, अगर आप इसमें देखेंगे तो टेबल के नाम पे कुछ इसमें नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि अभी कुछ नहीं है, अभी ब्लैंक बना था ये। हम लोग टेबल जनरेट करेंगे तो हम टेबल भी देख लेंगे कैसे जनरेट होगा। यहाँ आपने कनेक्शन भी सक्सेसफुल प्रोवाइड कर दिया, डीबी कॉन्टेक्ट भी सेटअप कर लिया हुआ है। ठीक है, सेटअप हो गया और साथ के साथ अपने कंट्रोलर भी बना लिया था। सो अगर अब आपको अपना डेटा कॉल करना है तो आपको अपना एप्लीकेशन डीबी क्लास का क्या करना पड़ेगा, इंजेक्ट कराना पड़ेगा उसे, और इंजेक्ट करा करके आप अपना डेटा हैंडल कर पाएंगे। कैसे इंजेक्ट कराएंगे, पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अपनी इस क्लास के अंदर, एम्प्लॉय कंट्रोलर, और क्या करना है आपको, सिंपल नेम स्पेस इंपोर्ट करना होगा यूजिंग वट एवर द एप्लीकेशन नाम जो भी है, इन्वेंटरी ऐप डॉट मॉडल्स, और इसमें आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, इट शुड बी द डीबी कॉन्टेक्स्ट, राइट। और इसका प्रॉपर्टी वैसे बना लो, पब्लिक या प्राइवेट टाइप का बना लेते हैं, प्राइवेट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर लिया मैंने मान लो एप्लीकेशन डीबी। नाउ एप्लीकेशन डीबी इक्वल टू, ठीक है, आपको डेटा चाहिए, मान लो डेटा रीड करना है और व्यू पे ले जाना है, तो वायर मान लो एम्प्लॉइज, अभी डेटा तो फिलहाल कुछ होगा नहीं, फिर भी एम्प्लॉइज इक्वल टू एप्लीकेशन डीबी डॉट, यू नो सिंपली क्या करना है, यू नो टू लिस्ट कर देना है। सो एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट, टू लिस्ट टू एरे टू लिस्ट, लिस्ट में कन्वर्ट कर दो और स्टोर करा लो, और इससे पास कर देंगे कहाँ पर आप, एम्प्लॉइज पास कर दिया आपने, हो गया आपका डेटा। मतलब ये सिंपल समझो, सेलेक्ट क्वेरी आपने लिख लिया, ये ऑटोमेटिक बैकएंड में सेलेक्ट क्वेरी चला करके डेटा फेच करके डेटाबेस से लाकर एम्प्लॉइज में स्टोर करा देगा, और आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसे पास कर देंगे। अभी इसका व्यू बना लेते हैं और व्यू पे पास कराते हैं। पहले ऐड व्यू करते हैं, एम्प्टी व्यू ऐड करना, इंडेक्स नाम का ऐड होगा, चलेगा। यहाँ भी वही करना है आपको जैसे आपने इससे पहले कर लिया या किया था। ठीक है, इससे पहले आपने क्या किया, पहले मॉडल आपने किया था ऐड, सो मॉडल आई इनमरेबल, ठीक है, एंड दिस वन। चलो अभी हम लोग काम करते हैं ना, व्यू में प्रिंट विंट नहीं कराते,
चलो प्रिंट बनाने का आप छोड़ दो, क्योंकि ये डाटा तो है ही नहीं, पहले तो टेबल वगैरह जनरेट करते हैं। तो देखो इतना करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, माइग्रेशन का काम करना होगा, क्योंकि अभी माइग्रेशन करके हम टेबल ओवल तो जनरेट करेंगे, डेटा बेटा जनरेट करेंगे, तब तो कुछ करेंगे। तो सबसे पहले आप माइग्रेशन करेंगे। अब माइग्रेशन करने का स्टेप क्या होगा, ध्यान रखना। माइग्रेशन करने के लिए आपको टूल्स में जाना होगा, पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाना होगा, और यहाँ से कुछ कमांड चलानी है। कमांड याद रख लेना, 3 कमांड है यहाँ पे माइग्रेशन करने के लिए। द फर्स्ट कमांड इनेबल डैश माइग्रेशंस। पहला कमांड माइग्रेशन इनेबल हो गया। दूसरा कमांड ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम मान लो M1 दे दिया मैंने। माइग्रेशन ऐड हो गया, मतलब ये क्या करेगा, आपके कॉन्टेक्स्ट क्लास के हिसाब से सारा कोड जनरेट करेगा और आपको माइग्रेशन क्लास बना के देगा, जिसके थ्रू डेटाबेस वगैरह आपका जनरेट होगा। देखो यहाँ पर आपका माइग्रेशन सक्सीड हो गया। ठीक है, इसके बाद फाइनली कमांड चलाएंगे आप, क्या, अपडेट डेटाबेस। ये आपका तीसरा कमांड होगा। और ये देखो माइग्रेशन में आपका क्या हुआ, आप बना, इसके अंदर सारा क्वेरी वेरी सब कुछ ना बन गया यहाँ पर। मैं इसको कमांड चलाते ही आपको दिखाता हूँ कि सारा कुछ सक्सेसफुल यहाँ पर अब बिल्ड होने वाला है। हो गया। चलो सर्वर एक्सप्लोरर चलते हैं, वापस डेटाबेस के अंदर चलते हैं। इसको रिफ्रेश मार लेते हैं, देखते हैं टेबल वाल इसके अंदर कुछ बनी। तो देखोगे आप इसके अंदर 2 टेबल बन गई है। एक सिस्टम ने अपने लिए माइग्रेशन हिस्ट्री की टेबल बनाई है, दूसरा आपकी एम्प्लॉय टेबल बन गई अपने आप यहाँ पे। और इसके अंदर देख कॉलम वही है, आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, सारा कॉलम वालम बन के अपने आप आ गया। मतलब आपको टेबल पे कोई काम नहीं करना था, आपका टेबल लेवल बन के आ गया है। ठीक है, अब मुझे इस टेबल में जो डाटा है उसे प्रिंट कराना है। तो आपको पता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नेम स्पेस इंपोर्ट कर लो, मॉडल आई नंबरेबल इन्वेंट्री एप्लीकेशन जो भी अपने पास है, डॉट मॉडल्स डॉट, इसमें आप लेआउट जरूर ऐड कर लेना, लेआउट इक्वल टू अंडरस्कोर फाइनली टेबल बनाओ आप, टेबल प्लस टेबल TR TH ID ईमेल और एड्रेस। ठीक है, अगला लगा देंगे लूप, वही लूप चलेगा जैसे पहले से मैंने बताया, फॉर ईच वेयर EMPN मॉडल। नाउ TR TD ऐड EMP डॉट प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ID है, जितने TD चाहिए आप उठा के यहाँ पे रख लो। सो आपको चाहिए क्या, EMP डॉट ID फर्स्ट, EMP डॉट नेम सेकंड, EMP डॉट ईमेल थर्ड, EMP डॉट, और आपने दे दिया यहाँ पर, फाइन। सो अभी अगर मैं रन कराऊं तो सक्सेसफुली आप देखोगे चलेंगी चीजें जरूर, लेकिन अभी तो टेबल में कोई डेटा है नहीं, तो शायद आपको कोई डेटा दिखाई नहीं देगा। फिलहाल के लिए मैं रन कराता हूं, और इस कंट्रोलर का लिंक भी बना देंगे अपने लेआउट के अंदर एक, ताकि ये एक्शन मेरा कॉल हो जाए ना, जैसे आपने बाकी लिंक बनाए थे, इधर ही बीच में कहीं बना देते हैं एक लिंक। सो मैं यहाँ पर एक लिंक बनाता हूँ ऑफ एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉइज कंट्रोलर होगा, और एक्शन उसके अंदर कौन सा होगा, इंडेक्स होगा, और यहाँ पर दे देते हैं एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है, दैट्स इट। नाउ रन दिस एप्लीकेशन, एक बार रन करते हैं। आज आपने काफी स्टेप सीखे हैं, इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जब आपकी 4-6 बार प्रैक्टिस हो जाएगी समझ में आ जाएगा। एम्प्लॉय लिस्ट पे चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये तो होम पे हैं। एम्प्लॉय लिस्ट पे चलें तो देखते हैं, बिल्कुल इसमें देखो कुछ आया नहीं, डेटा कोई नहीं आ रहा है, बिकॉज डाटा तो है ही नहीं, लेकिन हमारा हेडर बन रहा है, टेबल बन रही है, एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ सही है। ठीक है, अगर मुझे डेटा मैं इसमें कुछ एंट्री मार देता, अगर मैं अपने टेबल में कुछ एंट्री मार दूं, हार्डकोर एंट्री मारेंगे
बाद में हम लोग इसे इंसर्ट कराएंगे फॉर्म से। तो मैं क्या करूंगा, इसमें शो टेबल डेटा में जा करके सिंपली क्या करिए, आप इसमें हार्ड कोड एंट्री मार दो, 2-3 रिकॉर्ड की एंट्री मार दो, बस केवल 2 मारेंगे, बाकी तो हम लोग बाहर से मतलब मैनुअल करेंगे, फिर अपना ऑटोमेट करेंगे। जैसे मैंने एंट्री मार दिया, मान लो यहाँ पर राकेश email.com, एक हो गया, अजय शर्मा .com और नोएडा, ठीक है। ये 2 मैंने एंट्री मारी यहाँ पर। नाउ यू कैन रिफ्रेश दिस एंट्री, ये परफेक्ट है, 2 एंट्री मारी मैंने। अब ये देखता हूँ मैं 2 एंट्री मेरी वहां पर आती है नहीं आती है पेज पे। एम्प्लॉय लिस्ट 2 रिकॉर्ड आपका आ गया, इसका मतलब सब कुछ सही है, डेटाबेस कनेक्टिविटी सही है, डेटाबेस आप आसानी से डेटा भी फेच कर पा रहे हो और सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द कंप्लीट स्टेप टू कनेक्ट द एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस। अगर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क कनेक्ट करना है, प्रॉपर स्टेप यही है। ये 1 टाइम का टास्क होता है, आप प्रैक्टिस कर लोगे 2-4 बार तो आपको ज्यादा हो जाएगा, ताकि इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टेप बहुत लंबे हैं, स्टेप लंबे हैं जरूर, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें एक ही बार करना होता है ना, प्रोजेक्ट में हमें बार बार नहीं करना है। तो 1 टाइम सेटअप हो जाता है, इसके बाद लाइफ टाइम चलता है, वो यूज होता है, तो इसका इतना टेंशन नहीं लेना। इस चीज को समझो, और इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। डेटाबेस कनेक्टिविटी किस तरह से करनी है विद द हेल्प ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क। Anyone, any doubt? सर बताइए। मेरे जो मैंने विजुअल स्टूडियो किया उसमें डॉटनेट कोर है ही नहीं सर, कैसे उसको अपडेट करो सर? इंस्टॉलेशन नहीं हुआ होगा, आप पैकेज नहीं सिलेक्ट किए होंगे इंस्टॉल करते समय। आप दिखा देना मुझे, मैं बता दूंगा कैसे करना है उसे। ठीक है सर। मैं 2012 है कह रहे हैं कि 2012 में आता नहीं है ये 2013 नहीं 2012 नहीं 2012 में नहीं आएगा आपका, 2017 या 2019 2022 इन पैकेज में मिलेगा आपको। ठीक है। डॉटनेट कोर 2012 में सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए विजुअल स्टूडियो 2019 आप इंस्टॉल करिए। ठीक है सर। उसमें जब इंस्टॉल करेंगे तभी पैकेज सेलेक्ट करने के लिए पूछता है, तो आप पैकेज सेलेक्ट कर लेंगे, आपका इंस्टॉलेशन कर देगा। ठीक है। तो ये तो भाई स्टेप्स हो गए, इसमें जो भी आपकी प्रैक्टिस होगी आप लोग इसे करना, क्योंकि इसमें डिफिकल्टीज भी आएंगी, चैलेंज भी आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हो जाता है, ये चैलेंज आता है तो होगा, तो आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है, डेटा क्रिएट करना सीखते हैं, यानी एक फॉर्म बनाऊं और उस फॉर्म से मैं एंट्री मारूं, तो फॉर्म की एंट्री मेरी डेटाबेस में जानी चाहिए और उसको बाद उस टेबल के अंदर, उस लिस्ट के अंदर पेज में दिखनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक पेज बनाते हैं और उस पर एंट्री करते हैं। लेट मी क्रिएट द एक्शन पब्लिक एक्शन रिजल्ट एंड जस्ट टू बी क्रिएट नाम का क्या करते हैं, एक्शन बनाते हैं। ये रिटर्न करेगा क्या, यू, दैट्स नाउ यू कैन राइट क्लिक ऑन दिस। अच्छा, ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट रनिंग स्टॉप करना पड़ेगा आपको, राइट क्लिक करो, ऐड करो व्यू, एंड दिस व्यू विल बी द क्रिएट व्यू। इम्पटी बना के हमेशा काम करना है, ध्यान रखना, ऑटो जनरेट कुछ भी नहीं करना है, क्रिएट, ठीक है। नाउ यू नीड टू बी 2 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स पे आपको सबसे पहले देखो एक तो मॉडल और ये लेना पड़ता है, 2 चीज ले लो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ये 2 चीजें ले ली। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉडल यहाँ पर आपका लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि डेटा प्रिंट नहीं कराना है, केवल आपको फॉर्म बनाना है, तो केवल इतनी रखिए आप, केवल मॉडल इंपोर्ट करिए। अब इसमें मैं एक फॉर्म बनाना चाहूंगा, div क्लास, एक लो आप रो, बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके, div क्लास कॉल 6 ऑफसेट 3। इसके अंदर एक फॉर्म बनाइए, फॉर्म टैग मैंने बना दिया।
फॉर्म टैग के अंदर आपको दो चीज देनी पड़ेगी कि फॉर्म जब सबमिट करेंगे, ठीक है, तो फॉर्म सबमिट पे कहाँ जाएगा ये, यानी कि जब अब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो ये सबमिट पे कहाँ लेके जाएगा, डेटा मेरा कहाँ सबमिट करेगा। सो यू नीड टू बी पास द, अब देखो यहाँ पर एक पंक्ति प्राय फिर से आएगा कि हेल्पर नहीं यूज कर पाऊंगा मैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे नेम स्पेस हेल्पर का इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा मैंने दिखाया था आपको लेआउट के अंदर, मुझे कल करना पड़ा हेल्पर, तब जाकर मैंने ये हेल्पर अपना इस्तेमाल कर पाया। अब हेल्पर यहाँ पर किया तो वहां पर भी करना पड़ेगा। बार बार आप हर पेज के अंदर हेल्पर नहीं यूज करना, हर पेज के अंदर हेल्पर इंपोर्ट क्यों करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा एक व्यू बनाना होता है, व्यू इंपोर्ट नाम से। तो आप सिंपली एक व्यू ऐड कर ले, ठीक है, इसका नाम रख देंगे क्या, अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट्स। और ये जो आपने इंपोर्ट वाला काम किया है, ये वाला आप यहां से कट मारो और इस फाइल के अंदर ले जाके पेस्ट करो, ठीक है। सो आपको जो चीज आपने यहाँ की, अब आपकी यहाँ पे आ गई। अब इसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, मतलब अगर मैंने ऐसा कुछ कर लिया तो आप कहीं भी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। रेफरेंसेस देने लगेगा, अब ये रेफरेंस नहीं दे रहा, थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि मे भी थोड़ा सा टाइम लेंगे। सो भाई इसका रेफरेंस में पास करने के लिए क्या करूंगा, मैं सिंपल प्रोजेक्ट लोकेशन पे चलते हैं, जरा सा सही रेफरेंस देखने के लिए। प्रोजेक्ट लोकेशन पे चलें, व्यू इंपोर्ट्स फाइल को चेक करेंगे। तो गो बैक, और जो आपने इसके पहले एप्लीकेशन एक बनाया था SMS वाली एप्लीकेशन, इसके अंदर भी इंपोर्ट था, इसमें जाइए और व्यूज के अंदर इसमें चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, व्यूज के अंदर डायरेक्ट बना हुआ है व्यू इंपोर्ट्स नाम से, ये तो ठीक है। और फाइनली इसमें आपको जो चीज मिलेगी वो आपको इंपोर्ट करनी है, एंड दैट्स वेरी सिंपल थिंग कि क्या इंपोर्ट करना है इसमें से, आपको केवल अपना एप्स इंपोर्ट करना है, बाकी तो सेम वही रहेगा। मैं इसको चेंज मारूंगा, और क्या चेंज मारूंगा कि जो फाइल हमारी बन गई शेयर्ड के अंदर, शायद शेयर्ड के अंदर बन गई है, शेयर्ड के अंदर से हटाओ इसे, अब व्यू, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा सा, इसको भी निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ से, व्यू के अंदर ले जाते हैं क्योंकि ये बाहर रहती है फाइल। और इसके अंदर पहले नेम स्पेस इंपोर्ट कर लो अपना मॉडल का, तो एट यूजिंग व्यू इंपोर्ट्स एट, एप्लीकेशन का नाम क्या है, इन्वेंट्री, इसको छोड़ा, देखते हैं रेफरेंसेस देता है या नहीं देता है। आ गया रेफरेंस, मतलब सही हो गया ये। SP कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या रहेगा हमारा, एम्प्लॉइज रहेगा जहां पर ये लेके जाएगा, और ASP एक्शन क्या रहेगा इसमें, क्रिएट रहेगा, हाँ ये लेके जाएगा। फॉर्म सबमिट करने पर ये रहेगा, और मेथड ध्यान रखना, मेथड क्या रखेंगे हमेशा इसमें, आप पोस्ट रखेंगे। अब इसके अंदर आप फॉर्म बना लो, जो फॉर्म बनाना है वो फॉर्म बना लो। मैं फटाफट इसमें 2-3 कंट्रोल के साथ फॉर्म बनाता हूँ। डिव क्लास, फॉर्म ग्रुप, और इट शुड बी अ लेबल, एंटर नेम, और एक इनपुट फील्ड बना देंगे। इनपुट फील्ड को क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल, वेरी सिंपल, ठीक है। टाइप शुड बी द टेक्स्ट, एंड सिंपल इसका भी देंगे, मैप कराएंगे। ASP इसमें देंगे हम लोग फॉर, किसके लिए बना रहे हो आप इसको, नेम के लिए बना रहे हैं, सो फॉर देना है आपको नेम के लिए, ठीक है। अब ऐसे 3 बनाना है आपको, है तो 1, 2 और ये हो गए 3, ठीक है। सर इसे टूल बॉक्स से ड्रैग नहीं कर सकते? नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें नहीं होता है, इसमें कोड लिखना पड़ेगा आपको, कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें नहीं मिलेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप हटा दिया गया .NET Core से। तो यहाँ पर आपने दिया मान लो एड्रेस, सब कुछ दिया, और फाइनली बना लेंगे आप क्या, बटन के लिए, जहां से आप, मैंने बनाया यहाँ पर इनपुट, जब बटन बना दिया, बटन का टाइप दे दिया मैंने यहाँ पर क्या,
और लेट्स मी पास द सबमिट as btn सक्सेस। ठीक है, दैट्स इट। बटन के सबमिट पे चला जाएगा, कहां पर, ये क्रिएट नाम के एक्शन पे लेके जाएगा, एम्प्लॉइज कंट्रोलर पे पोस्ट मेथड के साथ। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्रोलर के अंदर क्या करना है, बस एक आपको एक्शन बना देना है, ऐसा ही। तो आप क्या करोगे, वापस एक एक्शन बनाओगे, इसका टाइप रहेगा HTTP पोस्ट, वहां पोस्ट डेटा आएगा, तो HTTP पोस्ट, और यहाँ पर डाटा रिसीव करने के लिए हम यूज करेंगे मॉडल एम्प्लॉइज। सिंपली डाटा अगर मेरा आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ पर मैं एप्लीकेशन DB डॉट एम्प्लॉइज डॉट ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना, एम्प्लॉय जो आएगा वहां से वो ऐड कर देना इसके अंदर, और उसके बाद एप्लीकेशन DB डॉट सेव चेंजेस का मतलब डेटाबेस में उसको अपडेट मार देना, सेव कर। और उसके बाद रिटर्न व्यू में आप सेम रिटर्न करा सकते हो, या फिर आपको कहीं जाना है तो मैं सोचता हूँ कि मुझे जाना होगा रिटर्न करके किसी एक्शन, डायरेक्ट टू एक्शन। कहाँ जाएंगे हम लोग, इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स पे वापस चला जाना जहां पर लिस्ट है, शेव करने के बाद। तो सिंपल मैंने ये स्टेप बताया आपको। अब मैं इसको एक बार क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट करना भी सीखा आपने। क्रिएट का कोई लिंक अभी नहीं बनाया आपने, उसका भी आपको लिंक बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो नहीं मिलने वाला। तो मैं लिंक कैसे बनाऊंगा, लिंक यही दे दो, आप इंडेक्स वाले पे दे दो, जहां बना है ना, एक एंकर बना दो, इसके अंदर दे दो दो चीज, एक्शन क्या रहेगा, क्रिएट और बस SP कंट्रोलर देना चाहते हो भी दे दो, बट सेम कंट्रोलर में है तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसे भी जाए। वापस रन कराओ। अब चलते हैं एम्प्लॉय लिस्ट पे। ये दो रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिखेंगे, दो हैं। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, आ गया यहाँ पर नेम, ईमेल और एड्रेस। चलो मैं नेम डालता हूँ यहाँ पर कुछ भी, ठीक है, मयंक कुमार। ईमेल, एड्रेस गाजियाबाद, ठीक है। सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही आपका डेटा क्रिएट हो गया, और देखिए यहाँ पर एक तीसरा रिकॉर्ड आ गया मयंक कुमार नाम से। सक्सेसफुली आपने डेटा क्रिएट कर लिया। क्रिएट कर तो आपको एंटिटी फ्रेमवर्क से डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गई, डेटा रीड करना हो गया, डेटा क्रिएट करना हो गया। अब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि आप ज्वाइन लगाकर, लिंक क्यू का जो यूज करके ज्वाइन लगाकर डेटा कैसे फेच करते हैं, मल्टीपल टेबल के साथ कैसे काम करेंगे, रेफरेंशियल टेबल के साथ कैसे काम करेंगे। इस तरह के डिफरेंट जो ऑपरेशन होते हैं वो सीखने हैं आपको। तो सबसे पहले आप लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी सीख लेना, डेटा जितना प्रैक्टिकल किया हमने इतना कर लेना, ताकि आप अगली क्लास में जब को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ले चलो तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को थोड़ा समझने में आसानी हो। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट, कोई कुछ पूछना है पूछ सकते हो। और आज के लिए इतने रखेंगे, इससे आगे नहीं बात करेंगे। इतना प्रैक्टिकल करो पहले आप लोग। सर HTTP पोस्ट क्यों लगाया आपने? देखो हमारे पास जो रिक्वेस्ट होती है ना, दो होती है। जब कभी फॉर्म पे डेटा सबमिट होता है, पोस्ट सबमिट होता है, और जब हम लोग फॉर्म गेट करते हैं तो गेट से होता है। तो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड काम करेगा, और जब फॉर्म का डेटा सबमिट करना होगा आपको रिसीव करने के लिए, कंट्रोलर पे से आपने फॉर्म से सबमिट किया कंट्रोलर पे, तो पोस्ट से जाता है हमेशा। सर एक बार उस कोड पे चलिएगा जहाँ पे हमारी राउटिंग है। ये तो सिर्फ फॉर्म है ना हमारा। कहाँ जाना है बताओ? कंट्रोलर से जहाँ से हम व्यू लोड कर रहे हैं। सर यहाँ पे जो HTTP पोस्ट है हम इस कंट्रोलर क्लास के अंदर में कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जहाँ भी आपको डेटा HTTP पोस्ट, हर उस एक्शन पे यूज कर सकते हो आप जहाँ पर डेटा आपको पोस्ट करना है। यानी क्लाइंट डेटा पोस्ट कर रहा है सर्वर के लिए, तो वहां पर पोस्ट लगाओगे। बाय डिफॉल्ट गेट होता है, गेट लगाओ, नहीं लगाओगे तब भी गेट ही होगा, लगाओगे तब
पोस्ट इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट गेट होता है, अगर हम पोस्ट नहीं लगाएंगे तो गेट मेथड को यूज करने लगेगा, समझने लगेगा, ओके सर। इसलिए हमें पोस्ट लगाना पड़ता है। सर एक चीज जैसे हमने इंडेक्स में इसको रिडायरेक्ट किया, तो सर ये इसने कैसे अंडरस्टैंड किया कि एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर हमें इंडेक्स में जाना है? डिफॉल्ट वो सेम कंट्रोलर के अंदर ही लेगा। अगर दूसरे कंट्रोलर में जाना होता ना, पहले कंट्रोलर का तब फिर एक्शन का नाम देता मैं। ओके ओके, मतलब डिफॉल्ट हम अगर में है तो डिफॉल्ट वो सेम कंट्रोलर में लेता है। ओके ओके सर। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल करो, इतना समझो, फिर आगे पूछो जो भी हो, डन सर। आगे